Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए ये जो आप लोगों के आज क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं 2019 के क्वेश्चंस पेपर हैं, वहाँ से आप लोगों के ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। और देखिए जो लास्ट क्लास थी वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को 2019 के ही क्वेश्चंस कराए थे। 30 लास्ट क्लास में हो गए थे और 30 आज आप लोगों की इस क्लास में हो जाएंगे। जुलाई का ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वितरण के आधार पर पूछा गया है संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए वितरण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? वास्तविक, संभाव्य होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय होते हैं, जैव या फिर अजैव होते हैं, या फिर सर्वव्यापक और स्थानिक होते हैं। तो देखिए वितरण के आधार पर जो आप लोगों के होते हैं वो होते हैं सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये उपलब्धता के आधार पर होते हैं। कौन से आधार पर होते हैं? तो देखिए उपलब्धता के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन कौन से होते हैं? नवीकरणीय होते हैं और अनवीकरणीय होते हैं। इसके अलावा देखिए जो जैव संसाधन और अजैव संसाधन ये कौन से होते हैं? ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन से आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, कौन से हो जाते हैं? जैव और अजैव हो जाते हैं। और देखिए एक और आपसे पूछा जाता है वो होता है स्वामित्व के आधार पर। कौन सा? स्वामित्व के आधार पर। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर भी आपके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए फर्स्ट जो आप लोगों का होता है वो होता है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत और दूसरा होता है आपका सामुदायिक। ठीक है, एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है आपका सामुदायिक। ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। 3-4 टाइप्स हैं यहाँ पर कि कौन सा किसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार बता देती हूँ आपको। वितरण के आधार पर कौन से आप लोगों के हो गए? सर्वव्यापक हो गए। ये जो होते हैं आप लोगों के ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। नवीकरणीय, अनवीकरणीय उपलब्धता के आधार पर होते हैं। और स्वामित्व के आधार पर होते हैं आपके व्यक्तिगत और सामुदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है खानका के नाम से, ईदगाह, गुल फरोश या फिर दरगाह। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो सही हो जाएगा? तो देखिए 37 यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा है? तो सूफी संत के मकबरे को क्या चीज़ बोली जाती है? तो वो होती है देखिए यहाँ पर दरगाह। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया रामानुज द्वारा, बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा या फिर सखुबाई द्वारा। तो देखिए विशिष्टता द्वैत का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वो थे देखिए यहाँ पर रामानुज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए दोनों। देखिए यहाँ पर ए तो क्या है, बिल्कुल गलत है कि एक फौजदारी अदालत थी, लेकिन यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ए तो गलत है लेकिन बी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है समुद्रगुप्त की थ्योरी से। देखिए समुद्रगुप्त की निम्न में से कौन सी एक ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे कर दिया। वे उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे, या फिर इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है? तो देखिए इनका जो सही पॉइंट है इस थ्योरी से रिलेटेड वो हो जाता है इन्होंने हार स्वीकार की और पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ? सूरत, मद्रास, कलकत्ता में, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता या फिर सूरत, मदुरई और दिल्ली। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है? तो देखिए जहाँ पर शुरुआत की गई थी वो थे आपके सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया गया है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है? तो देखिए बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों, देखिए कुछ एक संकेतों, तो ये तो यहाँ पर गलत है, लेकिन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो देखिए ए तो यहाँ पर गलत है लेकिन बी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि जो ये रैयतवारी होती थी उसमें किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का है, देखिए दोनों ही क्या है यहाँ पर राजस्व की, देखिए ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों ही सही हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही तरीके से स्पष्ट कर रही हैं। नेक्स्ट देखिए, गैरिसन नगर से क्या अभिप्राय है। नगर में लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। किलेबंद वसाब जहाँ सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, या फिर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो देखिए गैरिसन नगर किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, किलेबंद वसाब जहाँ सैनिक रहते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है। जब लंदन में अपराह्न के मतलब PM बजा है 2 बजे हैं, तो भारत में 7:30 PM का समय होगा। कारण दिया गया भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो देखिए इसी वजह से क्या होता है कि जो टाइमिंग होता है भारत में, देखिए 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है लंदन के टाइम से। 5.5 घंटे क्या चलता है, देखिए ये पीछे चलता है। अगर 7:30 PM बजे हैं लंदन में, तो भारत में कितना बजा होगा, तो यहाँ पर 2 बजे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का यहाँ पर डिफरेंस होता है। 5.5 घंटे आगे चलता है लंदन का समय। तो देखिए यहाँ पर जो कथन है वो दोनों ही देखिए यहाँ पर सही हो जाएंगे, और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हो गए, बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सही मिलान आप लोगों को करना है। कला रूप दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको नामावली दी गई है कि कौन से चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो देखिए वो चित्रकला कौन सी होती है, तो उसको हम कहते हैं तैल चित्रकला। कौन सी होती थी, तैल चित्रकला। तो इसलिए देखिए ए का मिलान किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया है वो क्या है, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो देखिए वो होती है नैनाभिराम। तो यहाँ पर देखिए बी का फर्स्ट से मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया भारत में रूपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। तो देखिए उसको हम क्या कहते हैं, तो वो होती है रूप चित्रकला। क्या बोलते हैं उसको, रूप चित्रकला। तो यहाँ पर देखिए सेकंड से मिलान हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो दिया गया है देखिए लास्ट है यहाँ पर डी, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। तो उसको हम कहते हैं इतिहास चित्रकला। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही मिलान हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट का किससे हुआ था, तो देखिए यहाँ पर जो सही मिलान आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ए का 4th से हुआ है, बी का 1st से हुआ है, और सी का 2nd से, और डी का 3rd से। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो कौन सा है, ए दिया गया है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। अब देखिए यहाँ पर जो विकल्प आप लोगों को दिया गया है कौन सा यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो प्रत्येक समय क्षेत्र जो होता है 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो देखिए यहाँ पर सी पॉइंट भी सही दिया गया है, सी भी सही है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, ए भी यहाँ पर सही है कि कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो दिया गया है सी, बी भी यहाँ पर सही है कि पृथ्वी को 1-1 घंटे के समय अंतराल में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही पॉइंट जो है वो आप लोगों के सही हो जाते हैं। ए बी सी सभी यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, समुद्री गुफा कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं, लोयस कहते हैं, फिर तटबंध कहा जाता है। तो देखिए जो हिमनद का निक्षेपण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो होता है हिमोड़, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं।
कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ए दिया गया है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। बी है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। अब देखिए क्या बोलते हैं उसको, शीतोष्ण घास स्थल कहेंगे, शीतोष्ण पर्णपाती वन कहेंगे, शंकुधारी कहेंगे या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, टैगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो होता है शंकुधारी वन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण होती हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, या फिर मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, या फिर पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है। तो देखिए परिक्रमण के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख घटक है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर हीलियम है। तो देखिए प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा सबसे प्रमुख है, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए वो होता है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा होता है ये वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर ले जाती है। लैब्राडोर एक गर्म धारा है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मतस्य क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए और सी दोनों ही सही हैं, ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन बी लैब्राडोर एक गर्म धारा है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है। समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल, शोभ मंडल। या फिर नेक्स्ट दिया गया है, शोभ मंडल है, संताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य वायुमंडल है या फिर बहिर्मंडल है। तो देखिए जो स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले शोभ मंडल आता है, उसके बाद संताप मंडल आता है, नेक्स्ट आता है मध्य मंडल मीसोस्फीयर, उसके बाद आता है बाह्य वायुमंडल और नेक्स्ट आता है आपका बहिर्मंडल। तो देखिए जो सही सीक्वेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। नेगेटिव पूछा गया है, तो देखिए कौन सी नहीं होगी। मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चिन्हित है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है, डेल्टा क्षेत्र मैग्रोव वनों से आच्छादित है, या फिर भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो देखिए नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की यहाँ पर कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये यहाँ पर नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, या फिर नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो देखिए तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या फिर लेखपाल का कौन सा उत्तरदायित्व होता है। तो देखिए कौन सा उत्तरदायित्व होता है लेखपाल का। सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजना को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, या फिर भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में बिल्कुल सही है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और इसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं, या फिर वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। तो देखिए शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढने लगेंगे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, या फिर दी गई जानकारी के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए ए भी सही है, क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। इसके अलावा डी भी बिल्कुल सही है कि संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना, लेकिन यहाँ पर बड़े होकर जानकारी ढूंढेंगे या फिर विषय की विस्तृत जानकारी पर ही बल देना, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल ए और डी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए निम्न में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। देखिए नेगेटिव पूछा गया है कि माना नहीं जा सकता है मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, राज सुंदरी देवी या फिर जियाउद्दीन वर्णी। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत के रूप में पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुजफ्फर आलम का नहीं है, जबकि अबुल फजल, राज सुंदरी देवी और जियाउद्दीन वर्णी इनके जो लेखन है वो प्राथमिक स्रोत के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों के किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे, वर्गीकरण का, सामान्यीकरण का, परिणाम निकालना या फिर परिकल्पना करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो वो है देखिए परिकल्पना करना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि कौन सी होगी। फर्स्ट है विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना या फिर पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करना। नेक्स्ट देखिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका होती है, कोई भूमिका नहीं होती। भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्यपुस्तक आकर्षित दिखती हैं, कक्षा को आनंददायक बनाती हैं या फिर मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ती हैं। तो देखिए कौन सा सही है, तो देखिए मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत है। देखिए गलत पूछा गया है गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख या फिर हस्तलिपियाँ। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ पर कौन सा, देखिए वो है लघु चित्रकारी। इसके अलावा देखिए हम जो गुफा चित्रकारी है, शिलालेख है, हस्तलिपियाँ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील या फिर समता के मुद्दे। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं देखिए रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, जो रंग भेद की प्रथा है उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर गलत है कि भेदभाव पैदा करती है फिर मिलने से रोकती है, ये चीज़ यहाँ पर गलत दी गई। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। सरपंच होते हैं, वार्ड के मेंबर होते हैं, सचिव होते हैं या फिर ग्राम सभा सदस्य होते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। देखिए सरपंच भी होता है, वार्ड के सदस्य भी होते हैं, लेकिन सचिव और ग्राम सभा सदस्य ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पर केवल ए और बी ही सही हो जाएंगे। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।